मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। आज आपका एक नया चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर में आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट हैं ई ब्राइट, जिन्होंने की थ्योरी ऑफ सेल्स यानी कोशिका के सिद्धांत की डिस्कवरी की, और कैसे ये एक साइंटिस्ट बने और किस प्रकार इनके कोशिका का सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया उसका साइंस में क्या योगदान था। आज आप डीएनए बोलते हैं, डीएनए एक शब्द आता है। किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो उसका एक एक्सरे रिपोर्ट होती है, जिससे पता चलता है कि उसकी हेरिडिटी का। ये है बेटा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, इसके राइटर है। Richard E. Bright has received the Scale Scholar Award and the Scaring Wolf Award for Biochemistry and Molecular Biology। इन दोनों में इसको काफ़ी ये दो अवार्ड मिले हैं इसको, एक बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। देखो इसका जो ये साइंस की फील्ड इसका खुला, तो कलेक्शंस ऑफ बटरफ्लाई से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई। यानी कहने का मतलब जो बचपन से इसको एक हॉबी थी कलेक्शन करना बटरफ्लाइज की। तो अब यहाँ देखिए, एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। जब ये 22 साल का था, एक स्काउट ऑफ द ईयर कॉलेज का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है ये। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उत्साहित कर दिया वैज्ञानिक दुनिया को विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। एक नया सिद्धांत कि कोशिकाएं, सेल्स मैंने कोशिकाएं कैसे कार्य करती है। तो एक ये सिद्धांत लिखा है इसने, थ्योरी लिखा है इसने 22 साल की उम्र में, और उस पर इसको स्काउट ऑफ द ईयर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है साइंस फील्ड में। ये इसको मिला, किसको? ई ब्राइट को, जब ये मात्र 22 साल का था। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। तो रिचर्ड एच ई ब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था, मैंने कॉलेज में साथ पढ़ने वाले जो लड़का था उसके साथ, तो इन दोनों ने एक्सप्लेन किया, व्याख्यान किया द थ्योरी, उस सिद्धांत का, किसका? सेल्स का, कि हाउ कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये PNAS, ये बेटा एक मैगजीन है, ये पत्रिका, और इस पत्रिका पे इनका ये आर्टिकल छपा था, जिस आर्टिकल में उन्होंने ये सिद्धांत लिखा था कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंटिफिक पत्रिका थी। मैंने साइंस की पत्रिकाएं, जो किताब जिसे कहते हैं, मैगजीन से कहते हैं आप लोग, तो इस पर साइंस की ही सारी चीज़ें छपती थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल वैज्ञानिक पत्रिका, कौन सी? PNAS, जो ये नाम लिखा हुआ आपका, ये वैज्ञानिक पत्रिका है। ये पहली बार हुआ कि इतनी इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक पत्रिका में हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। मैंने कॉलेज के विद्यार्थियों का आर्टिकल इसमें छपा। ये बहुत पहली घटना थी इतिहास में कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट की। कॉलेज स्टूडेंट कौन था? एच ई ब्राइट और उसका कॉलेज मेट। तो ये कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। तो ये पहली बार था कि इस साइंटिफिक जर्नल में, इस वैज्ञानिक पत्रिका में पहली बार कॉलेज स्टूडेंट के आर्टिकल छपे। तो ये अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यानी कि 22 साल की उम्र में ई ब्राइट को क्या अचीवमेंट मिली? ये अचीवमेंट मिली। इन स्पोर्ट्स, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग। बिग लीग होता है ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब और टीम प्लेइंग मैच अमंग देमसेल्फ। ये जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं या टीम होती है बड़ी, जब उनके बीच में मैच चलता है, तो दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, एक बहुत बड़ा मैच है। एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अ बैट। तो ये उसी प्रकार की खुशी थी जिस प्रकार की मानो आप एक मैच में खेल रहे हो और मात्र आप 15 साल के हो और पहली बार आप अपनी घर की टीम से खेल रहे हो और पहली बार आप बैटिंग कर रहे हो और आपने हिट किया रन, तो जो खुशी आपको मिलती है, वैसे ही वो कंपैरिजन वहाँ पे किया कि पहली बार कॉलेज के स्टूडेंट की आर्टिकल
इतनी बड़ी पत्रिका जो है उसमें छपी। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। रिचर्ड ई ब्राइट के लिए इसकी पहली स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट मैंने क्या होता है, सफलताओं की कड़ी। तो सफलताओं की कड़ी में इसकी पहली सफलता यही थी क्या कि इस पत्रिका में इसका ये लेख छपा। एंड अदर फील्ड मतलब इसके बाद साइंस में और अन्य क्षेत्रों में इसने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की, लेकिन इसकी पहली अचीवमेंट यही थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई, और इसकी सारी अचीवमेंट कहाँ से शुरू हुई? बटरफ्लाई से, तितलियों से। अब आप बोलोगे कि तितलियों से कैसे? तो इस तरह को अब बताएगा वो आगे कि इसकी जो कलेक्शंस थी, हॉबीज़ जो थी बचपन से जो इसने स्टार्ट की कलेक्शंस। एन ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिलिनिया। ये जो कोई मैप है यहाँ पे, ये पेनिसिलिनिया एक जगह है, यहाँ पे रेड निशान यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी पर ये पेनिसिल का चित्र है, पूरा मानचित्र, और यहाँ पे रीडिंग एक स्थान है। यहाँ इसका जन्म हुआ था ई ब्राइट का। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। इसका कहना था कि वहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, मैंने इतना एडवांस नहीं था वहाँ पे कुछ भी कि मैं क्या कर सकूँ। बताता है अपने बचपन की बात को रिमाइंड करते हुए कहता है कि भाई वहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैं कुछ कर सकूँ। ये मैप है पेनिसिलिनिया का, और वो रीडिंग जो रेड निशान है, ये रीडिंग एक जगह है जहाँ इसका जन्म हुआ था। और ये रिमाइंड करते हुए कहता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो मैं कुछ कर सकूँ। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। अब देखो हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब इसका मानना था कि भी मैं ना तो कोई बेसबॉल खेल सकता था, ना ही फुटबॉल खेल सकता था, मतलब इतनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ या क्षमता नहीं थी। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू। हाँ, एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो भाई हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो इसको लगता था भाई कि देखो भाई फुटबॉल तो मैं खेल नहीं सकता, बेसबॉल में खेल नहीं सकता, या किसी टीम का सदस्य नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मेरे कैपेसिटी ये थी कि हाँ मेरी एक डिज़ायर भी थी और मेरी एक स्ट्रेंथ भी थी कि मैं चीज़ों को कलेक्ट करूँ। तो ये एक अपनी हॉबीज़ थी। तो कहते हैं ना कई लोग कि कोई हर व्यक्ति की एक अपनी अलग अलग वो होती है। तो इसने कलेक्शन को चुना। सो ही डिड एंड ही डिड ही एवर। और इसने यही किया और हमेशा यही करता रहा, क्या? चीज़ों का कलेक्शंस। बिगनिंग इन किंडरगार्टन होता है केजी क्लास जिसे कहते हैं। ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशंस। तो जब एक केजी क्लास में था तो ई ब्राइट बटरफ्लाइज का कलेक्शन करता था सेम डिटर्मिनेशन, मैंने उसी दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ। दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटी। जैसे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता था बड़ी डिटर्मिंड होके, जो भी कार्य करता था बड़ा डिटर्मिंड होकर करता था। तो ऐसे ही बटरफ्लाइज का कलेक्शन भी वो उसी डिटर्मिनेशन के साथ उसने करना शुरू किया जब वो केजी क्लास में था। तो सोचो कितनी छोटी एज में इसने कलेक्शन करना शुरू किया, मात्र केजी की क्लास में था तब से इसने बटरफ्लाई कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक। ये चट्टानों का भी कलेक्शन करता था। फोसिल्स होते हैं ये, आपने देखे जीवाश्म, ये चट्टानों के नीचे दबे हुए ईंधन जो जीवाश्म होते हैं उनको भी इकट्ठा करता था। एंड कॉइन्स, सिक्के पुराने। ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर देखा होगा आपने, जो नक्षत्रों का अध्ययन करता है दूरबीन से। 2 समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और कभी कभी पूरी रात भर ये देखो यहाँ पे दूरबीन से चित्र में दिखाया गया स्टार को पढ़ता था ये। तो मतलब ये बचपन के शौक थे इसके, और यही शौक इसको एक वैज्ञानिक के रूप में खड़ा कर दिया इन शौकों ने। तो ये क्या क्या करता था? कॉइन्स इकट्ठे करता था, फोसिल्स मैंने ये जीवाश्म इकट्ठे करता था, चट्टानें इकट्ठा करता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्रिस्टी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। सबसे बड़ी बात तो बेटा इसके अंदर क्या थी? क्रिस्टी मैंने थी उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। इसके माइंड में सबसे पहले गुण ये था कि हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता था। ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। फिर उसकी एक माँ थी जो उसको इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी सीखने में। तो कहते हैं ना कि देखो साइंटिस्ट, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक घर में कोई घड़ी है ख़राब हो गई और आप उसको पेचकस से उसको ठीक करने लग गए और बाई चांस वो ख़राब हो गई तो तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी, तो मारेगी कि भाई चीज़ ख़राब कर दी। लेकिन आपके दिमाग में क्या, हर बच्चे के दिमाग में एक साइंटिस्ट होता है, वो कुछ ना कुछ करने की सोचता है।
वहाँ पे उसको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे ही इसको इनकरेजमेंट मिलती थी अपनी माँ से। कैसे? शी टुक हिम ऑन ट्रिप, वो इसको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाती थी भाई ऐसे जगहों पर। बाउट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप देखो, दूरबीन लेके आई, माइक्रोस्कोप लेके आई, देखो वहाँ पे कैमरा लेके आई। माउंटिंग मटेरियल, पहाड़ी जो मटेरियल होती हैं जैसे चट्टान है, पत्थर है, उनका भी अध्ययन होता है किसी चीज़ का जानने के लिए। एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य इक्विपमेंट में यंत्र। एंड हेल्प्ड हिम इन अ मेनी अदर वेज, और कई तरीके से उसकी मदद करती थी। तो यानी कि इसकी मदर इसको जो है बहुत इनकरेज करती थी। तो इस प्रकार इसकी ये साइंस की यात्रा प्रारंभ हुई बचपन से ही, और इसकी माँ ने हर जगह हर स्टेप पे इसका साथ दिया। माँ का साथ तो था ही, और इसका डिटर्मिनेशन और करस्टी ये भी था, दृढ़ता और उत्सुकता जानने की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी कि भाई मैं ही उसकी एकमात्र साथी थी, कंपेनियन, अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद जब वो भाई दोस्तों के बाद घर पे, मैं स्कूल में तो दोस्त थे उसके, और घर पे मैं ही उसकी फ्रेंड थी जब स्कूल जाने के पश्चात। मतलब पहले तो बचपन में वो मैं ही उसके साथ ही थी, लेकिन जब स्कूल गया तो स्कूल के बाद फिर वो स्कूल के आने के बाद मैं ही उसकी एक फ्रेंड होती थी। यानी कि इनके बीच में एक मदर और बेटे का साथ साथ एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड, ऐसा रिलेशनशिप था। तो इस प्रकार जो है बचपन से ये इस प्रकार की इसकी गतिविधियाँ थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर, रात्रि को हम एक साथ बैठ के काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, रिची ही मेरे जीवन था, उसकी माँ कह रही है, क्योंकि इसके पिता की डेथ हो चुकी थी। वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था तो उस समय इसके पापा की डेथ हो गई थी। तो तब से इसकी मदर ही इसकी सब कुछ थी, इसकी साथी थी, और इसीलिए वो उसको हर जगह सपोर्ट करती थी और उसको जो है हर चीज़ में हेल्प करती थी। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे इसकी मदर उसके साथ एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड और एज अ मदर हर रोल पूरा करती थी। और शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो और उसका जो लड़का है यानी ईब्राइट शाम को डाइनिंग टेबल पे एक साथ समय व्यतीत करते थे। उसकी माँ कहती है कि इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग टू डू, यदि उसके पास कुछ काम नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थी, सीखने की चीज़ें। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, उसकी माँ ने कहा उसको अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो चाहता था सीखना। तो देखो वो क्या कह रही है कि भाई व्यक्ति अगर बिजी रहेगा ना तो क्या होगा, वो उसका दिमाग क्या है चलता रहेगा। तो उसकी मदर उसको फिजिकल वर्क नहीं भी कि झाड़ू मारी होगा, नहीं, कुछ ना कुछ कार्य जैसे मेंटली वर्क, तो उसका दिमाग जो है हमेशा चलता रहे। तो ऐसे, और वो भी करता था उस काम को क्योंकि उसको अच्छा लगता था। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखता था। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, स्कूल में भी उसमें टॉप ग्रेड मिले उसको, मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स, टॉप मार्क्स मिले। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर से, प्रत्येक चीज़ों में वो अन्य बच्चों की तरह ही था, उसकी माँ ये कहती है। तो देखो पढ़ाई में भी वो नंबर 1 था, और उसके सबसे बड़ी 3 जो गुण यहाँ पे आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय, क्यूरियोसिटी माने उत्सुकता जानने की, माने वो सीखने का, उसका जो है सीखने की ललक थी उसके अंदर, और उसकी माँ उसको जो भी कार्य देती थी तो कोई मना नहीं करता। और फिजिकल वर्क नहीं, मेंटली वर्क। ये देखो यहाँ पे एक लिस्ट है बेटा, ये है 25 स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाइज, मैंने बटरफ्लाइज तितली की 25 प्रजातियाँ। तो ये पूरा चार्ट है, ये तो आपको किताब में मिल जाएगा ये चार्ट। तो बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड में था बेटा ये। ईब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। देखो कितना बड़ा उपलब्धि थी कि जब दूसरी कक्षा में था तब इसने ये 25 प्रजातियाँ बटरफ्लाइज की अपने आसपास के क्षेत्र की कलेक्ट कर दी थी। ये सारी प्रजातियाँ आपको यहाँ पे किताब में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो देखो सेकंड ग्रेड की जब स्टूडेंट था ये, तब इसने ये अपने क्षेत्र की 25 प्रकार की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ
कि बटरफ्लाइज का कलेक्शंस ये कर चुका था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children books called The Travel of Munraj. अब जब ये कलेक्शन कर दिया था सेकंड पीरियड में, तो ये कहता है कि संभवतः मेरी ये बटरफ्लाई की कलेक्शंस का शायद अंत ही था, क्योंकि ये 25 प्रजातियाँ कलेक्ट कर चुका था। ही सेड बट देन माई मदर गेट मी अ चिल्ड्रन बुक, तभी मेरी माँ मेरे लिए एक किताब लेके आई, बच्चों की किताब, कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनरैच एक्स। इस किताब का नाम था मोनरैच। होता है बेटा एक ये बटरफ्लाइज की एक प्रजाति होती है मोनरैच, इसको राजा तितली कहते हैं, राजा तितली कहते हैं इसको। तो ये मोनरैच होती है और इसकी जो यात्रा यानी कि लाइफ साइकिल, इस पर एक किताब थी, ट्रैवल ऑफ मोनरैच, ये इसकी माँ ने इसको ला के दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनरैच बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। तो इस किताब में ये लिखा हुआ था कि किस प्रकार जो मोनरैच बटरफ्लाइज है, जो तितली है, वो माइग्रेट माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो मतलब वो कैसे माइग्रेट करता था सेंट्रल अमेरिका की ओर। तो ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, उसने इस युवा कलेक्टर्स में जो चीज़ों को कलेक्ट करता है, इस युवा कलेक्टर को के लिए साइंस के एक नए दरवाजे खोल दिए। माने इस किताब ने इसके जीवन को ही बदल दिया। कौन सी किताब है? द ट्रैवल ऑफ मोनरैच एक्स। तो एट द एंड ऑफ द बुक, इस किताब के अंत में, रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। तो इस किताब के अंत में जो इसको पढ़ने वाले थे रीडर्स, उनको निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था मदद करने के लिए, बटरफ्लाई के माइग्रेशन पे अध्ययन करने के लिए। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा एक यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ के एक डॉक्टर है फ्रेडरिक ए उरकाट, ये एक रिसर्च कर रहे थे बटरफ्लाई पे। तो इन्होंने उस किताब के अंत में लिखा था कि अगर आप जो है उनको हेल्प करें बटरफ्लाइज के माइग्रेशन में, तो वो क्या करें कि बटरफ्लाइज को टैग करें। टैग आप डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे, जो करते हैं वो जो एक जानवरों को पकड़ते हैं उन पर टैग लगाते हैं। देखो जैसे ये चित्र में दिखाया गया, एक स्टेपल करते हैं उसको। तो इब्राइट मदर रोड टू डॉक्टर उरकाट एंड सून इब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग टू द विंग ऑफ मोनरैच। अब इब्राइट की मदर ने भी जो है डॉक्टर उरकाट को एक पत्र लिखा, और इब्राइट ने भी अब ये काम शुरू कर दिया। क्या? मोनरैच को पकड़ना, उनकी विंग्स पे टैग लगाना। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वो आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उरकाट। और उस टैग पर ये लिखा रहता था कि भी जो भी इसको, जिसके पास भी ये बटरफ्लाइज आती है, वो इसको आगे भेज दे, इसके पास, डॉक्टर उरकाट के पास, क्योंकि वो उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये देखो टैग किया गया, आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, जानवरों को टैग किया जाता है उनकी लाइफ साइकिल को जानने के लिए। तो इसका पहला काम ये था कि बटरफ्लाइज को टैग करके आगे भेजना। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन्स अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन द लास्ट लेट समर, इफ यू आर गोइंग टू चेज देम ओनली बाय वन, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी। यहाँ दिखाया गया कि भी देखो ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग से जो किया था, ये समर के टाइम पे 6 सप्ताहों का है, ये 6 वीक्स में जो है ये अलग अलग रेशियोज है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। वो कहता है कि अगर आप एक को चेज करने जाओ तो दूसरा भाग जाता है। बस तितलियों को कलेक्ट करना बड़ा कठिन है। तो चेज देम वन बाय वन, यू वुड नॉट कैच मी। अगर तुम एक एक करके उनको पकड़ोगे तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। किनको? तितलियों को। कलेक्शन करना उसका बड़ा टफ है ना उसका। तो ये इसने 6 सप्ताह का एक ग्राफ दिखाया है जो अप एंड डाउन है, देख रहे हो आप, वो ब्लैक जो छाया आपको दिख रही है, तो ये है। सो द नेक्स्ट स्टेप इब्राइट वाज टू रेज फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इसने अब बटरफ्लाइज का झुंड इकट्ठा करना चाहा। ही वुड कैच अ फीमेल मोनर्स, टेक हर एग एंड रेज देम हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर और प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाइज। अब उसने क्या किया, इनकी लाइफ साइकिल बनाने लगा। ये एक उनका एक अंडा लिया है, और अंडे से फिर क्या बनता है आपका कैटरपिलर। कैटरपिलर में आगे आपको समझाऊंगा इसके आगे कि अंडे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा, फिर बटरफ्लाइज। तो ये एक लाइफ साइकिल, तो उसने क्या कर दिया कि उनको स्टोर कर दिया और उनकी लाइफ साइकिल तक उनको ये एक साथ रखा। एक अंडे ले आया उनके, और अंडे से फिर जो है उनके लाइफ साइकिल पूरे होने तक उसने इस प्रकार से एक झुंड बटरफ्लाइज का कलेक्ट करने का एक रास्ता, सरल रास्ता आजमाया। क्योंकि एक एक करके तो करना बड़ा कठिन था, इसलिए उसने ये किया।
तो मैं इसको आगे बताऊँ।